Hello everyone, welcome in Electrical Substation Practices lecture series. Today we are going to start our lecture number 7 on the topic Equipments used in substation, presented by Pradnya Korde. Learning outcome is, after watching this video, student will understand how to select the relevant equipment and accessories required for 11 kV pole mounted substation for the given data situation with justification. In the previous lecture, we studied some of the equipments used in substation like bus bar, power transformer, circuit breaker, isolator and about insulator. Now, in this lecture, we will study the remaining equipment used in substation like instrument transformer, earthing switch, air brake switch, dropout fuse and lightning arrestor, which is also known as surge diverter. So, let us start. Our first equipment in the today's topic is instrument transformer. The bus bar in the substation operates at high voltage and carries very high current, while the measuring instrument and relay coil are designed to operate at low voltage and current. Therefore, they cannot be operated satisfactorily with directly connected to the line. इसमें ऐसा बोला है कि जो बस बार रहते हैं हमारे सबस्टेशन में वो बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट को कैरी करते हैं, जबकि जो हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिससे हम जो बस बार का वोल्टेज और करंट को मेजर करने वाले हैं, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और रिले कॉइल जो रहती है वो इस तरीके से डिजाइन की रहती है कि वो सिर्फ लो वोल्टेज और लो करंट को मेजर कर सके। अगर अपन ने ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर डायरेक्टली बस बार से कनेक्ट कर दिए जो कि हाई वोल्टेज पे कनेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगी और वो अपने को उतना सेटिस्फैक्टरीली हमको आउटपुट नहीं दे पाएंगे, उतने सेटिस्फैक्टरीली वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते टू द लाइन। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम डायरेक्टली बस बार के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। विद द हेल्प ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर, current is stepped down to 5 to 10 ampere, which is easily handled by measuring instrument and relay coil. तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। इससे क्या करते हैं, हम जो बस बार का हाई वोल्टेज है और जो हाई करंट है उसको हम स्टेप डाउन करते हैं 5 to 10 एम्पियर में, और जो कि हम इजीली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। करंट ट्रांसफॉर्मर हैज लेस नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड। करंट ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड में हमको पता है ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग रहती है, एक रहती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी रहती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो करंट ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है उसमें कम टर्न्स रहते हैं और जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है उस पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। तो जो भी करंट ट्रांसफॉर्मर है और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है 110 वोल्ट वगैरह तक। प्राइमरी वाइंडिंग हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स, और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी साइड में हायर नंबर ऑफ टर्न्स रहती है, मोर नंबर ऑफ टर्न्स रहती है, और सेकेंडरी में लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहती है। तो याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हम किस लिए यूज करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए है और मेजरिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज द करंट ट्रांसफॉर्मर एंड दीज आर द पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर।
करंट ट्रांसफॉर्मर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोटेक्टिव रिले। इसका काम क्या रहता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना एंड प्रोटेक्टिव रिलेज को सिग्नल प्रोवाइड करना। मतलब जैसे कि ये क्या करेगा, पहले तो मेजर करेगा कि लाइन का वो अपना करंट जो है वो ज्यादा है क्या। अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू से अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, रिले को, वो करंट ट्रांसफॉर्मर का जो करंट है वो सेंस करेगा और उस हिसाब से सर्किट ब्रेकर को सिग्नल प्रोवाइड करेगा। वैसे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है, जो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को रिड्यूस करेगा टू अ फिक्स्ड वोल्टेज एंड मेजरमेंट पर्पस आल्सो। इसका काम क्या है, वोल्टेज को रिड्यूस करना, स्टेप डाउन करना और उसका मेजर करना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट equipment is earthing switch. This figure shows the real diagram of earthing switch. The one terminal of the earthing switch is connected to the line and the other is connected to the ground. अर्थिंग स्विच के दो टर्मिनल रहते हैं, तो उसमें के एक टर्मिनल किससे कनेक्ट रहता है, हमारी जो लाइन है, पावर लाइन है, उससे कनेक्टेड रहेगा और दूसरा टर्मिनल किसको कनेक्ट रहेगा, ग्राउंड के साथ। The main purpose of earthing is to discharge the static charges of the line when the line is open circuited. जब भी लाइन ओपन सर्किटेड रहेगी तो उसमें जो भी स्टैटिक चार्जेस रहेंगे, तो लाइन में से जो स्टैटिक चार्जेस रहेंगे उसको ग्राउंड करने का काम कौन करेगा, अर्थिंग स्विच करेगी। तो ये पर्पस है अर्थिंग स्विच का। So this is about the earthing switch. The third one component is air brake switch, which is also known as AB switch. This diagram shows the AB switch. This switch contact is open in the air and quenching an arc achieved by the compressed air. Such type of switch is called as the air brake switch. एयर ब्रेक स्विच में क्या रहेगा, जो क्वेंचिंग आर्क जो प्रोवाइड करेंगे वो किससे प्रोवाइड करेंगे, कॉम्प्रेस्ड एयर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर कैसे काम करेगा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तरह। द एयर एक्ट्स एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फॉर द एयर ब्रेक स्विच। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, एयर प्रोवाइड करेगा। It is more effective and reliable as compared to the other switch. ये अदर जो भी स्विचेस रहेंगे उससे ये more effective और reliable रहती है। The air brake switch is installed in outdoor and mainly used for switching and isolation. Air brake switch हम generally outdoor type के substation में use करते हैं और इसका पर्पस क्या रहता है, ये स्विचिंग और आइसोलेशन एक्शन प्रोवाइड करता है। तो आउटडोर सबस्टेशन जैसे कि हमको पता है, तो इसलिए ये हमारे पोल माउंटेड सबस्टेशन में यूज होता है। The AB switch is mostly installed in distribution network as a switching point. AB switch हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज करती है या एक स्विचिंग पॉइंट के लिए, मतलब ऑन ऑफ पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। The maximum voltage for this switch is up to 35 kilovolt. And the air brake switch operated manually by their handle which is placed on the ground level. एयर ब्रेक स्विच में एक हैंडल दिया रहता है जिसको हम हाथ से मैन्युअली उसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे उसका हैंडल दिया रहता है। तो दिस इज अबाउट द एयर ब्रेक स्विच which is used in pole mounted substation. Next one equipment is dropout fuse. It is one of the type of fuse. The dropout fuse is an expulsion type fuse and its function is to protect the transformer on rural distribution network. Dropout fuse जो है
वो एक्सपल्शन टाइप का फ्यूज है, जिसका काम क्या है, हमारे जो ट्रांसफॉर्मर रहेगा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, उसको ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा ड्रॉप आउट फ्यूज करेगा. It is useful for the accessible substation where indication of fusing is of advantage. जहाँ पे फ्यूजिंग की बहुत जरूरत है वहां पे ये टाइप का फ्यूज हम यूज करेंगे. दिस इज द प्रैक्टिकल representation of dropout fuse. The next one equipment is lightning arrestor, which is also known as surge diverter. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में ये जो टॉप पे दिया हुआ है इसको बोला जाता है सर्ज अरेस्टर. डेफिनेशन इसकी इस तरीके से, लाइटनिंग अरेस्टर is a device used in electric power system to protect the insulation on the system from damaging the effect of lightning. lightning पता है सभी को, जो बिजली वगैरह आती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग. तो लाइटनिंग में हाई उसका जो वोल्टेज रहती है और करंट जो रहती है वो बहुत हाई अमाउंट की रहती है, लार्ज सर्ज बोला जाता है उसको. तो वो अगर डायरेक्टली हमारे पावर लाइन में आ गई तो उसके साथ हमारे सबस्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट कनेक्ट रहेंगे, ट्रांसफॉर्मर रहेगा, बस बार और बाकी के भी इक्विपमेंट लगे रहेंगे. तो ये क्या हो जाएंगे, मेजरिंग इक्विपमेंट है हमारे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लो वोल्टेज पे काम करने वाले हैं. तो उससे हमारे अगर वो जो हाई अमाउंट की सर्ज है उससे अगर हमारे इक्विपमेंट को बचाना है तो हम एक डिवाइस लगाते हैं. उस डिवाइस को बोले जाते हैं लाइटनिंग अरेस्टर. मतलब जो अरेस्ट करती है किसको, लाइटनिंग को जाने नहीं देती है. डायरेक्टली अगर जाने देना है तो उसको डायरेक्टली ग्राउंड में पहुंचाती है, तो उसको बोला जाता है लाइटनिंग अरेस्टर. लेट अस सी, अंडर नॉर्मल ऑपरेशन द लाइटनिंग अरेस्टर इज ऑफ. जब कोई भी लाइटनिंग नहीं आती है तो एक वो ऑफ कंडीशन में रहती है. ऑन द ऑकरेंस ऑफ ओवर वोल्टेज, जब बहुत ज्यादा वोल्टेज आता है लाइन में तो द एयर इंसुलेशन अक्रॉस द गैप ब्रेक डाउन एंड आर्क इज फॉर्म प्रोवाइडिंग अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द सर्ज टू द ग्राउंड. तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे अगर कोई भी ओवर वोल्टेज नहीं आया, ये अब सपोज ये हमारी लाइन है पावर लाइन, तो यहाँ पे अगर कोई भी ओवर वोल्टेज नहीं आया तो ये यहाँ पे इसके बीच में लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो ऑफ कंडीशन में, यहाँ पे वो एक दूसरे के कनेक्ट नहीं है, मतलब ये ऑफ कंडीशन में है. पर अगर ओवर वोल्टेज आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो गैप रहेगी उसका ब्रेकडाउन होगा. ये दो के बीच में जो गैप रहेगी हमारी उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और इसमें से लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो ओवर वोल्टेज आ रहा है, सर्ज आ रहा है, वो डायरेक्टली लो रेजिस्टेंस है तो डायरेक्टली पास होके ग्राउंड में चला जाएगा. आफ्टर द सर्ज इज ओवर द रेजिस्टेंस ऑफर हाई रेजिस्टेंस एंड टू मेक द गैप इज नॉन कंडक्टिंग. उसके बाद जैसे ये सर्ज जो है, हाई वोल्टेज जो है वो हमारा ग्राउंड में चला गया, तो उसके बाद फिर से इसके बीच में हाई रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब इसमें से करंट नहीं पास हो पाएगा. उसके जो लाइटनिंग अरेस्टर के हैं कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि रॉड गैप अरेस्टर होता है, हॉर्न गैप अरेस्टर होता है, मल्टी गैप अरेस्टर होता है, एक्सपल्शन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होता है और वॉल टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होता है. तो लेट अस समराइज आवर टुडे सेशन. इन दिस सेशन वी अंडरस्टैंड द functions of some equipments like as shown in this slide. Assignment: you have to explain these equipments. Views satisfied by the today's session are as shown in this table. Thank you for watching this video and keep learning. In the next lecture, we will going to learn about equipments used in substation.